आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो टुडे जो टॉपिक इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि व्हाट इज द लिथोस्फीयर, भूमंडल क्या है, व्हाट इज द हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल क्या है, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है, एंड व्हाट इज द बायोस्फीयर, जैवमंडल क्या है। सो यार टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, ओशंस एक्सेट्रा. So please like our channel Tip Top Classes and also share and subscribe it. आप इसको हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आप PDF फाइल के लिए टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, टिप टॉप क्लासेज। सो हम स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर, व्हाट इज द लिथोस्फीयर? नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारे प्रमुख परिमंडल हैं उनका महत्व क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे और क्या क्या यहाँ पर परिवर्तन आएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? सो यार इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोज मीन स्टोन, यानी कि जो हम ग्रीक भाषा में बात करें तो लिथो का मतलब क्या होता है, पत्थर। सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, यानी कि जो पृथ्वी का बहुत ही ठोस लेयर होता है, सरफेस होता है या भूभाग है, यानी कि जिसको हम भाग बोल सकते हैं, सॉलिड पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर या भूमंडल। It comprises the rocks of the earth's crust and thin layers of the soil that contain nutrient elements which sustain organism। यानी कि इसमें अगर आप देखें तो क्या होता है, अर्थ का क्रस्ट होता है और इसमें थिन लेयर्स होती है किसकी, मिट्टी की, जो क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पृथ्वी पर वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। यानी कि जो जीव हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो वो कहाँ पाई जाती हैं, वो सॉइल में हैं। तो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी वजह से जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सस्टेन करते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो डिवीजन है। कौन कौन से हैं? वन इज द कॉन्टिनेंट एंड अनदर इज द ओशन बेसिन। यानी कि आप कॉन्टिनेंट किसको बोल सकते हैं, एक लैंड मास है, कितना लार्ज लैंड मास, एक बड़ा भूभाग। ओशन बेसिन यानी कि महासागरी जो क्षेत्र, उसमें क्या होगा, ह्यूज वाटर बॉडी, उसमें बहुत बड़ी जल का बॉडी होगा या जल क्षेत्र होगा। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सी मीन सी लेवल से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है, इसको जानना इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। सो द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर, यानी कि जो सी वाटर है, समुद्र का जो जल है, वो हमेशा हर जगह क्या होता है, समान रहता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं कि किसके मेजरमेंट के लिए, ऊंचाई के। सो एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो, यानी कि जो सी का सरफेस है, जो समुद्र सरफेस है या समुद्र की सतह है, वहाँ पर क्या माना जाता है, इसको जीरो माना जाता है। सो अब यहाँ पर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, ऐसे आपको लिखा मिलेगा। जब भी आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होंगे तो बहुत सारे आपको स्टेशन पर लिखा हुआ होगा कि वो एक्स, इट इज एक्स प्लेस एंड व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द सी लेवल, इसका मीन सी लेवल से क्या ऊंचाई है ना, वहाँ पर इसको एल्टीट्यूड दिया होता है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ क्या है, 11,022 मीटर से रिकॉर्डेड मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मारियाना ट्रेंच कहाँ पर है ना, गर्त इसको बोलते हैं, मारियाना गर्त कहाँ पर, ये पैसिफिक ओशन में है, सबसे गहरी गर्त है या ट्रेंच है। ओके, सो नाउ वन थिंग इज इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर बात की जाती है एडमंड हिलरी। अब हिलेरी जो है कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किसने की, है ना, हु वाज द माउंटेनियर। तो यहाँ पर क्या हो, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से, एंड द तेंजिंग नॉर्गे शेरपा इंडिया were the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on the planet Earth on 29 मई 1953। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर कब, 29 मई 1953 को पहले चढ़े थे। जिनको तेबई जापान was the first woman to reach the summit on 16 मई 1975। यानी कि जिनको तेबई, जो जापान की पहली महिला थी जिन्होंने इस पर चढ़ाई की थी। The first Indian woman to climb the highest peak on 23 मई 1984 was बछेंद्री पाल। यानी कि जो पहली महिला थी वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, यानी कि जो आप बोलते हैं महाद्वीप। सो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स
यहाँ पर 7 मेजर महाद्वीप हैं और अभी रिसेंटली में आपको एक नया महाद्वीप सुनने को मिला होगा जीलैंडिया। तो इसको मिलाकर कितने हो जाते हैं, टोटल 8 महाद्वीप हमारे पास हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर 8, है ना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो भी नया अपडेट आएगा उसमें उसको आप देखेंगे। नाउ देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट, दीज आर सेपरेटेड बाई लार्जर वाटर बॉडीज, यानी कि ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक बड़े बड़े वाटर बॉडीज जो हैं उनसे ये अलग होते हैं। दीज कंटेंट कॉन्टिनेंट्स आर, कौन सी कॉन्टिनेंट है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दिस मैप कि कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहले। देखिए ये एशिया है, दिस इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड हेयर इट इज ऑस्ट्रेलिया। कितने हैं, 3, 3, 6। अब यहाँ पर जब भी आप जाते हैं साउथ की तरफ तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अंटार्कटिका, है ना। ये आपको दिख रहा है, ये अंटार्कटिका, यानी कि 7 मेजर। एंड नाउ रिसेंटली जो हम जिसकी बात कर रहे हैं जीलैंडिया। सो इट इज हेयर नियर अबाउट द, ठीक है, न्यूजीलैंड। सो इसको इट इज कॉल्ड एज जीलैंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है किस कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं, जो जैसे कि आप बोलते हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन से, यानी कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, अफ्रीका। ओके, ये हम यहाँ पर आपको एक मेजर फैक्ट बता रहे हैं, ये कभी कभी पूछा जाता है। सो यार एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब आपको बात करें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, यानी कि ये केवल 1/3 भूभाग ये कवर करता है, कौन, एशिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये कहाँ पे है, लगभग ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, क्या है, पूर्वी गोलार्ध में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट्स दिस कॉन्टिनेंट, यानी कि जो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या क्या है, कर्क, ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, कर्क रेखा यहाँ से पास होती है। सो एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एशिया यूरोप से किसकी वजह से सेपरेट होता है, या कौन सा माउंटेन यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाया जाता है, पर्वत श्रृंखला है। सो यूराल माउंटेन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द कॉन्टिनेंट सेपरेशन। और इसको आप बोल सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ एशिया एंड यूरोप इज कॉल्ड एज द यूरेशिया, है ना। सो इट इज अ यूरेशिया। नेक्स्ट इज यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज ऑफ द वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के जो पश्चिम में है उसको क्या बोल रहे हैं, यूरोप बोल रहे हैं। द आर्कटिक सर्कल पास थ्रू इट, इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडी ऑन द 3 साइड, यानी कि आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास होता है और ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वो लगभग किसके मध्य से, अफ्रीका के मध्य से पास होती है। सो हियर अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, जो कि भी हमने आपको बताया कि तीनों रेखाएं यहाँ से पास होती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज ऑल्सो लोकेटेड इन द अफ्रीका। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फॉलो थ्रू अफ्रीका, यानी फ्लो थ्रू अफ्रीका, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ्रीका बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर देखा जाए वो भी सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान है। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है, नील नदी है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि तीनों रेखाएं, है ना, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पास होती हैं, निकलती हैं। सो नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर आपको इनकी रैंकिंग याद रखनी है, क्योंकि समटाइम्स या तो ये मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाते हैं, या समटाइम्स क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर, यानी कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, ऐसे भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं क्वेश्चन। सो यार नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा, यानी कि ये किससे, साउथ अमेरिका बाई अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किससे ज्वाइन करता है, इस्थमस, यानी कि इसको हम बोलते हैं जो भी यहाँ पर अब अभी हम बताएंगे कि व्हाट द इस्थमस, क्या है ये इस्थमस, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी आपको, एक स्ट्रेट मिलेगा जलडमरू मध्य, है ना, एक ये भूडमरू मध्य। तो यहाँ पर क्या होता है, जब दो लार्जर बॉडीज को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में तो उसको बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं अभी हम आगे इसको
डिफाइन करते हैं कि कैसे इसको बताया जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में पाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये लगभग पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे लेंथ यानी कि लंबा, ऊंचा नहीं, ऊंचा की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट आएगा, लंबाई की बात करेंगे तो ये क्या है, एंडीज। आपको इसका नाम याद रखना है, ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, यानी कि लंबी नाइल नदी, नील नदी, और लार्जेस्ट बड़ी तो ये अमेजन नदी। इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर याद रखना है कहाँ पर है। ओके। नेक्स्ट इज अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, कि पूरी तरीके से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सीज, यानी कि ये चारों तरफ से ओशन, किससे, जल भूभाग जो यहाँ पर ओशन है, सागर और महासागर से घिरा हुआ है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, है ना, इसको एक द्वीप समूह यानी कि द्वीप महाद्वीप बोलते हैं। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, ये क्या होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध है वो लगभग यहाँ पर सेंटर में पाया जाता है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, जैसे कि ये दक्षिणी पोल में स्थित है गोला। सो इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, ये लगभग हमेशा क्या होता है, एक आइस शीट यानी कि बर्फ से ढका हुआ रहता है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई भी परमानेंट स्थायी बस्ती नहीं है। ओके। सो मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सारी कंट्री का क्या है, यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है जो यहाँ पाया जाता है। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, क्या नाम है इनके, एक नाम पूछा जाता है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, यानी कि इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन उनके नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अभी हम जो बात कर रहे थे इस्मथ और स्ट्रेट की, तो इस्मथ क्या है, देखिए, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग फ्रॉम टू लैंड मासेस, यानी कि ये एक लैंड मास है जो नॉर्थ अमेरिका और दूसरा क्या है, साउथ अमेरिका। इसमें क्या है कि दो बड़े भूभाग को एक छोटा सा नैरो स्ट्रिप, पतला स्ट्रिप क्या है, भूभाग क्या करता है, एडजॉइन करता है, मिलाता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्मथ। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि किसको बोलते हैं स्ट्रेट, यानी कि जल मरुमध्य। तो यहाँ पर दो लार्जर वाटर बॉडीज हैं, दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, उनको एक नैरो वाटर बॉडी या नैरो वाटर चैनल मिलाता है, तो उसको हम बोलते हैं जलटमरू मध्य स्ट्रेट। यानी कि अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले को बोलते हैं। यहाँ पर तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा वाटर बॉडी निकलता है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, क्या है, जलमंडल बात करते हैं। सो इन द ग्रीक लैंग्वेज ह्यूडोर मीन्स वाटर, यानी कि हाइडोर से वाटर से ये बना हुआ है हाइड्रोस्फीयर। सो इट इज द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, आपको पता होगा कि क्यों बोला जाता है ना, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। मोर देन द 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर, यानी कि लगभग 71% से ज़्यादा पृथ्वी का जो भूभाग है, यानी कि यहाँ पर वाटर से या जल से ढका हुआ है। एंड ओनली नियर अबाउट 29% इज विद लैंड, लगभग 29% क्या है, लैंड के साथ या भूभाग के साथ है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, यानी कि यहाँ पर सारे के सारे फॉर्म में यानी पाया जाता है वाटर, जैसे कि रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, इन द ओशन एंड रिवर इन लेक, यानी कि आप देख सकते हैं नदियों में होगा, झीलों में होगा, तालाबों में होगा, और जो आइस है, बर्फ पाई जाती है ग्लेशियर्स में, वहाँ पर पाया जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, जो कि जलवाष्प है एटमॉस्फेयर में, वहाँ भी पाया जा रहा है। तो ये सारा का सारा रीजन किसके में आता है, हाइड्रोस्फीयर में आता है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन, यानी लगभग जितनी भी अवेलेबिलिटी है वाटर की, उसमें देखा जाता है कि 97% पानी का भाग जो है वो किसमें, ओशन में, महासागरों में पाया जाता है। एंड इट इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, सॉल्टी है यहाँ पर। तो अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ द आइस शीट एंड ग्लेशियर। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको कहाँ मिलेगा, ये लगभग किस में मिलेगा, आइस शीट यानी कि ग्लेशियर्स में पाया जाएगा, बर्फ से ढका हुआ। और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में आप देखेंगे कि
स्वच्छ जो पानी आप जो पीते हैं, फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं, और जो समुद्रों में पाया जाता है उसको खारा पानी बोलते हैं। सो फ्रेश वाटर ह्यूमन के लिए बहुत कम मिलता है। हैंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लेनेट, इसकी वजह से ये क्या है, यहाँ पर हम इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अब अगर हम बात कर लें तो थोड़ा पर यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है आपको एनसीईआरटी से अलग। तो यहाँ पर अर्थ पर क्या है, वाटर कहाँ कहाँ है, तो फ्रेश वाटर कितना है, लगभग नियर अबाउट 2.5%, सरफेस ऑफ द और अदर फ्रेश वाटर 1.2% एंड एटमॉस्फेयर से कितना मिलता है, 3.0%। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर में भी ये क्या हुआ है, डिवाइड किया गया है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, एटमॉस्फेयर में लेक्स हैं, आइस ग्राउंड से ये है, एंड परमाफ्रॉस्ट रीजन, ग्राउंड वाटर 30.1% ग्लेशियर एंड आइस केप, ओशन 96.5% और अदर सेलाइन वाटर 0.9%। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको 3 पिलर दिख रहे हैं। एक में आपको टोटल ग्लोबल वाटर देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में कितना वाटर पाया जा रहा है। तो इसमें क्या है, 96.5%, लगभग 97% के आसपास देखा जाता है कि ये ओशंस में, महासागरों में। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मिलेगा कि आपको कौन से जगह पर है। नेक्स्ट इज अबाउट द फ्रेश वाटर। नेक्स्ट इसके बाद बात करें ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप, लेक्स और ग्राउंड आइस एंड द परमाफ्रॉस्ट रीजन, यहाँ पर ही आपको जल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज अबाउट द ओशन, महासागर क्या है, तो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, यानी कि ओशंस एक बहुत बड़ा भाग है किसमें, हाइड्रोस्फीयर में, जलमंडल में। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ये क्या होता है, हमेशा मूव करता है, स्थिर नहीं रहता है, एक दूसरे जगह से दूसरे स्तर पर चलायमान है। द 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर आर द वेव, यानी कि इनका कैसे मूवमेंट होता है, कैसे चलते हैं, क्या है, वेव्स हैं, टाइड्स हैं और ओशन करंट। यानी कि आप अगर बात करें यहाँ पर कि तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, और क्या होता है, ओशन करंट्स हैं। करंट मतलब जल तरंग, ठीक है। सो एयर ओशन करंट, द 5 मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन, यानी सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। 5 मेजर जो ओशन हैं, महासागर हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। सो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, यानी कि जो पैसिफिक है ये क्या है, पैसिफिक महासागर सबसे, या प्रशांत महासागर इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सबसे बड़ा है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, जैसे कि आप देखते थे एशिया 1/3 में है, वैसे ही यहाँ पर कौन सा है, पैसिफिक, ये भी, या प्रशांत महासागर भी 1/3 भाग पर स्थित है। द मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो भी हमने बात की थी मारियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त, वो भी यहाँ पर स्थित है। द पैसिफिक ओशन इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर इन द शेप, ये लगभग क्या है, गोल है, ठीक है, सर्कुलर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, इसको किसके ने घेर रखा है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अटलांटिक ओशन क्या है, द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यानी कि ये किसके बाद आता है, अब अगर देखेंगे रैंकिंग तो ये प्रशांत महासागर के बाद आता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन के बाद ही आता है। सो यार इट इज एस इस टाइप से है, अभी आपको फिर से मैं दिखा दूंगा मैप में। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द यूरोप एंड अफ्रीका एंड द ईस्टर्न साइड, ये भी हम मैप में फिर से आपको दिखाएंगे कि ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कहाँ पर स्थित है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो ये क्या है, पूर्व पश्चिम में है, ये इसके बीच में। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली आइडेंटेड, ठीक है, दिस इरेगुलर एंड आइडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड द आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्वर्स, यानी कि यहाँ पर आप इस तरीके का कोस्ट लाइन देखेंगे, लगभग क्या है, इस तरीके से, है ना, इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटेड, यानी कि यहाँ पर जब वाटर आ जाएगा तो ये नेचुरल यानी प्राकृतिक बंदरगाह के लिए एक उपयुक्त स्थान दिखाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, यहाँ पर अगर हम देखें कॉमर्स के उससे देखें या ट्रेड के, व्यापार के उसमें देखें, सो इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, यानी कि एक ऐसा केवल महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, सो दैट इज द इंडिया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, यानी कि इसका क्या शेप है, ट्राइंगुलर। प्रशांत का क्या था, सर्कुलर। अंटार्कटिक अटलांटिक का क्या था, एस, एंड द इंडियन ओशन इज ट्राइंगुलर, ठीक है, त्रिभुजाकार। सो इट इज बाउंड बाय एशिया इन द वेस्ट, बाय अफ्रीका इन द ईस्ट, बाय द ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये किसके द्वारा, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही बंधा हुआ है ये इस तरीके से। सो द सदर्न ओशन encircle the continent of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ओके। तो ये क्या है, साउथ यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर की ओर भी 60 डिग्री तक ये पाया जाता है, लैटिट्यूड यानी कि
अक्षांश तक यह पाया जाता है। सो नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल, यानी कि ये नॉर्थ पोल में उत्तरी जो गोलार्ध हम बोलते हैं उसमें क्या है, उत्तरी पोल के आसपास है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच और सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, यानी कि ये पैसिफिक ओशन से किससे है, बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्ट होता है, जो हमने आपको भी बताया था कि क्या है स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशिया। ओके, नेक्स्ट एटमॉस्फेयर की बात करें। अभी हमने किसकी बात कर ली है, हमने बात की है भूमंडल की, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल, और अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। सो ग्रीक वर्ड में एटमॉस मीन्स वेपर, है ना, तो यहाँ पर ग्रीक वर्ड है इसका, तो इसका मतलब क्या है, वेपर, यानी कि जलवाष्प। तो दैट इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, कि अर्थ जो यहाँ पर गिरा हुआ है, किसके द्वारा गिरा हुआ है, गैसों के द्वारा गिरा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, यानी कि ये एक तरीके थे, क्या है, तरीके से देखा जाए तो क्या वायु का एक ब्लैंकेट है, थिन ब्लैंकेट, यानी पतला कंबल की तरह ये पृथ्वी को घेरे हुए है। सो इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सनराइज, यानी कि हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं ये हमें मिलती है, और इसके साथ ही साथ जो सन से आने वाली पराबैंगनी किरणों से भी हमारी रक्षा करता है ना। तो यहाँ पर याद रखना है अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ द अबाउट 1600 किलोमीटर, यानी लगभग पृथ्वी की सतह से लेकर 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का डिवीजन हुआ है लेयर्स का, ये किसके बेसिस पर हम करते हैं, ये यहाँ पर डिवीजन जो किया जाता है वो टेम्परेचर यानी कि तापमान के आधार पर और अदर प्रॉपर्टीज के आधार पर किया जाता है। दीज लेयर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, तापमंडल और वायुमंडल। सो द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये किससे लगभग बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, लगभग 99% ये दोनों मिलकर बनाते हैं। सो ड्राई एयर, नाइट्रोजन कितना है इसमें 78% के आसपास है, और ऑक्सीजन कितना है 21% के आसपास पाया जाता है। अदर गैसेज में बात करते हैं तो क्या आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% ऑफ बाई वॉल्यूम, यानी आयतन के अनुसार देखा जाए तो और सारी की सारी गैसें 1% में आ जाती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑक्सीजन किस लिए महत्वपूर्ण है, इंसानों के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए महत्वपूर्ण है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, इट इज इम्पॉर्टेंट एज एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of the plant, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक महत्वपूर्ण गैस है, लेकिन ये कब ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, यानी कि जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है या घनत्व वो क्या है, किसके अनुसार वेरी करता है, हाइट, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, कम होता जाएगा, है ना, घनत्व क्या होगा, कम होता जाएगी, यानी कि ये आप मान लें हाइट है और ये क्या है, डेंसिटी। जैसे आप हाइट में ऊपर की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, ये कम होती जाएगी, घनत्व कम होता जाएगा। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स, यानी कि टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है पहले, है ना, कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। तो ये आप इसके लिए एटमॉस्फेयर एक अलग से पूरा वीडियो है, वो आप जाकर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको समझ जाएंगे। सो द एटमॉस्फेयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, दबाव भी डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये दबाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पर बात करते हैं एयर, यानी कि हवा और पवन की। तो एयर किसको बोलेंगे, यानी कि जब वह एयर क्या होगी, गतिमान होगी, जिसमें वेलोसिटी होगी, तो वो क्या कहलाएगी, विंड। तो एक प्लेस से जब एयर क्या होती है, दूसरे प्लेस पर मूव करती है, जाती है, किसके साथ, किसी गति के साथ, और किसी निश्चित गति के साथ जब वो मूव करेगी तो उसको बोलते हैं हम पवन या विंड, है ना। तो ये एयर कहाँ होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये मूव करती है, जिधर क्या होगा, अत्यधिक दबाव होगा, अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ जब हवा जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, पवन बोलते हैं।
तो यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि ये कैसे हैं, हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं जो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक कि सो फर्स्ट इज अबाउट द नियर अबाउट द अर्थ क्षोभ मंडल, है ना, ये क्षोभ मंडल है। दूसरा है समताप मंडल, तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मेसोस्फेयर, आयन मंडल आयनोस्फेयर एंड इट इज ऑल्सो एंड आफ्टर दैट एक्सोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल में क्या है कि यहाँ पर सारे के सारे क्लाइमेटिक फिनोमेना यानी कि जो वेदर से रिलेटेड होते हैं, जो डेली आपके यहाँ बारिश होती है ना, तड़ी झंझावत होता है, ये सारे के सारे आपके क्षोभ मंडल में प्रक्रियाएं होती हैं और आपको जो प्लेन्स उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द बायोस्फीयर। तो अब ये बायोस्फीयर की अब हम बात करते हैं। सो इट इज ए नैरो, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले बायो मीन्स लाइफ, इट इज अ ग्रीक वर्ड। अब यहाँ पर ये एक हाइड्रोस्फीयर हो गया आपका, ये लिथोस्फीयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया। ओके, हाइड्रो लिथो एटमॉस्फेयर यानी कि जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल। इसके बीच में जो भी यहाँ पर क्या है नैरो है, एक पतला भूभाग है यानी पतला क्षेत्र जो आएगा उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड द एयर। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट। ये क्या है, ये केवल इसी प्लेनेट पर, पृथ्वी पर ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम, है ना। सो हियर द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सेम वे और अदर। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जो भी जैव मंडल है हमारा, जैव मंडल में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो घटनाएं क्या होती हैं, किसी भी जीव के लिए क्या होता है, वाटर, जल, भूमंडल यानी कि जहाँ पर पृथ्वी हो सकता है वो, जहाँ पर वो रह सके। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि कोई भी मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य के जीने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, गैस होना चाहिए, पवन होना चाहिए, हवा होना चाहिए यानी कि एटमॉस्फेयर। फिर वो रहेगा कहाँ, है ना, रहने के लिए एक स्थिर भूभाग होना चाहिए जहाँ पर वो अपना घर या बस्ती बना सकते हैं। सो फॉर दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या इसके लिए आवश्यक है, सो इट इज ए लिथोस्फीयर, लैंड, जहाँ पर वो रह सके। फिर उसके बाद क्या बात आती है कि जल, हाइड्रोस्फीयर की वाटर का इस्तेमाल वो डेली लाइफ में करता है। सो ये क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तीनों का एक कांटेक्ट जो होगा नैरो जोन, ये क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर, जैव मंडल। फॉर एग्जाम्पल कटिंग द फॉरेस्ट और फुलफिलिंग और नीड्स वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। अब यहाँ पर इसके साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर। तो अब हम जो यहाँ पर मनुष्य है, मनुष्य क्या कर रहा है, कंटिन्यू ये फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने उसके लिए, अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ेगी, जनसंख्या का बढ़ाव होगा, बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी यानी कि आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड चाहिए। ज़्यादा फूड के लिए क्या चाहिए, उसके साथ में एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड के लिए क्या होना चाहिए, वनों को सफाई करेंगे हम। वनों की जब सफाई करेंगे उसके साथ साथ हम घर और बस्ती बनाएंगे। जब घर और बस्ती बनाएंगे उसके साथ साथ औद्योगिक कारखाने भी लगाएंगे। जब औद्योगिक कारखाने लगाएंगे तो इस प्रकार से हमें क्या होगा, जो फॉरेस्ट एरिया है या जो जंगल है उसका एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा यानी कि, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती जाएगी और औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों से क्या होंगी, जो टॉक्सिक होंगी, जहरीली होंगी, उनसे भी पर्यावरण में प्रदूषण होगा। तो ये सारे के सारे एक तरीके से अगर आप देखा जाए इन द कंक्लूजन या आप उपसंहार में ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिट्रोटियस यानी कि फॉर द वल्नरेबल कंडीशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का जो इस समय बहुत ही खराब परिस्थिति है, किस प्रकार से, बहुत प्रकार के प्रदूषण है, यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रही है अगर पृथ्वी, तो उसका पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, ह्यूमन, मनुष्य है। ओके, सो it is important here for you. So in the last, please like, share and subscribe our channel. हमारे टिप टॉप क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में ही क्या करें, टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।